और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ टैबू तोड़ने थे। जैसे मैं 9th में सप्लीमेंट्री थी, 12th में फेल हूँ। अच्छा। हाँ, तो एक ये टैबू कि भाई इतना कमजोर विद्यार्थी भी ऐसा कर सकता है अगर उसकी उसको मौका मिले। और कुछ घटनाएं हुई जो साथ में, जैसे मैं एक ऑपरेशन से लौट रहा था, तो उसके बाद काफी नीचे गिरा था जाके खाई में, तो मेरे को एक तरह से सेना के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया था। काफी लंबा उसमें भी स्ट्रगल रहा, बहुत दिनों तक दर्द झेला। जब भी ऐसा लगे कि मैं बहुत ज्यादा बहक रहा हूँ, अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लें और ये सोचें कि उनको कब कैसा लगेगा जब आप यहाँ से फेल होके जाओगे। 19 वालों के साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ है। अब हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको भलीभांति पता है, अभी एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी हो चुका है, 1 या 2 दिन पहले। आज हम एक नया एपिसोड लेने आए हैं में हमारे सामने देवेंद्र सिंह तोमर सर हैं, जिनका सिलेक्शन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा जो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले कि सर का इसमें इतना संघर्ष है कि जब आर्मी की जॉब करते थे, उसके बाद जब रिटायर हुए, उसके बाद सर ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और कुछ ही वर्षों में ये सफलता प्रथम प्रयास में हासिल करी है। तो आई होप ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, बहुत मोटिवेशनल हो सकता है, क्योंकि सर का जो स्ट्रगल है, मैंने जब सर से मिला हूं तो उनका स्ट्रगल उन्होंने बताया, तो बहुत स्ट्रगल रहा उनकी लाइफ में, जब जाके आज जो पद हासिल हुआ है। बहुत बड़ी चीज है यहाँ तक पहुंचना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस एपिसोड में। मैं शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो टॉपर्स के नोट्स हैं, कॉपियां हैं वगैरह शेयर करते रहते हैं। जैसे अभी जो टॉपर्स निकले हैं उनकी कॉपियां भी डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे मेंस की आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, इस टाइप से। तो चलिए बिना देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने सर प्रथम प्रयास में और इतना संघर्ष के बाद ये सफलता हासिल की है। तो आपका सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत, आपने मेरे माध्यम से ये चीज़ें, जो मैं आपके माध्यम से मेरी चीज़ें बाहर पहुंच पाएंगी ये सारी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं मुरैना जिला का रहने वाला हूँ। मैं पहले सेना में जॉब की है मैंने, और ये 18 में मैंने ये शुरुआत की थी यहाँ पे। 18 में मैंने उससे वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और अब 19 का जो मेरा अटेम्प्ट था वो पहला ही अटेम्प्ट था। अच्छा सर, मैंने जैसे आप मेंशन किया था शुरुआत करने से पहले, मुझे आपने आर्मी का बताया था, आपने 20 साल जॉब किया आर्मी में। तो ये स्टार्टिंग से आपका जब मतलब स्कूलिंग वगैरह चल रहा था तब से ही था कि आर्मी में जाने का, या फिर मतलब ऐसा रहता है कि फैमिली के कहने पर या किसी दोस्त कर रहा है तो उसके कहने पर, कैसे डिसाइड किया था कि आपको आर्मी में जाना है? सर मेरे टाइम पे बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था वहाँ पे। बहुत लोग उस टाइम पे आर्मी में जा रहे थे, और मुरैना जाना ही जाता है वीरों के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले से मेरे भाई साहब भी हैं, और हर घर में मेरे गांव के मतलब अगर 60-70 घर हैं तो 100-125 फौजी तो होंगे उसके अंदर। तो वहाँ पे एक माहौल अलग है। बंदा सुबह से दौड़ने शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे पुलिया है वहाँ पे पुलिया से बस आप सुबह आप भीड़ देखोगे वहाँ पे। तो एक माहौल था वहाँ पे, वो माहौल मेरे को भी अच्छा लगा, और देश सेवा की इच्छा तो सब में होती है, जो मेरे अंदर भी थी। सर आपने 20 साल जॉब किया है, देन फिर पीएससी में आना क्या वजह है इसकी? क्योंकि लोग ऐसा रहता है ना सर कि एक बार जॉब हो जाती है, रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद ये सोचता है कि चलो अब तो घूमने फिरने का हो गया, अब तो हो गया, बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा सा खुद एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए। तो फिर आपने इस एज में वापिस से ये वाला रास्ता चुना, कैसे? मेरे को मेरे पापा की नज़रों में बहुत ऊंचा उठना था। सबसे बड़ी बात बच्चों की, मतलब समाज में, और एक वहाँ पे एक अभी फौज का बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अधिकारी कोई नहीं। तो ये बताना था कि ठीक है, तुम प्रयास करो, अधिकारी भी बन सकते हैं। तो मेनली एक मोटिवेशन ही देना था वहाँ, जो मेरे एरिया में और बाकी जगह भी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ टैबू तोड़ने थे। जैसे मैं 9th में सप्लीमेंट्री थी, 12th में फेल हूँ। अच्छा। हाँ, तो एक ये टैबू कि भाई इतना कमजोर विद्यार्थी भी ऐसा कर सकता है अगर उसको मौका मिले। दूसरा टैबू ये है कि एमपीपीएससी है ना, अगर एक्स सर्विसमैन को भी मिलती है तो एयरफोर्स को, नेवी को उनकी मिलती है। उससे भी बड़ा एक और टैबू है कि राजरफ के सोल्जर को, यार इस जो प्योर सोल्जर है, प्योर नहीं बोलूंगा मैं, प्योर तो सारे ही होते हैं, मतलब जो सपोर्टिंग नहीं है, तो उनको बोला यार ये तो जब फौज में चलती है ना, बोला बहुत ज्यादा ठेठ दिमाग के होते हैं इनका तो कुछ नहीं हो सकता। तो उनको भी ये टैबू था, तो इसको भी तोड़ना था। बहुत सारे लक्ष्य थे छोटे छोटे, इसे जो हल करने थे, जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। और कुछ घटनाएं हुई जो साथ में, जैसे मैं एक ऑपरेशन से लौट रहा था, तो उसके बाद मैं उस ऑपरेशन का पूरा डिस्कशन नहीं कर सकते, मैं छोटा सा बता देता हूँ। तो उसके बाद मैं काफी नीचे गिरा था जाके खाई में, तो मेरा कमर में चोट लगी थी। उसके बाद मेरे को एक तरह से सेना के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया था। काफी लंबा उसमें भी स्ट्रगल रहा, बहुत दिनों तक दर्द झेला, और लास्ट में बोला अनफिट हो आप। तो फिर अब क्या, क्वेश्चन खड़ा हो गया कि अब क्या, जाना पड़ेगा, फौज छोड़ना पड़ेगा आपको। तो वहां पे पड़े पड़े कई अच्छे लोग मिले, उनसे बात हुई कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो धीरे धीरे अधिकारियों ने काफी मदद की मेरी पढ़ने के लिए, और धीरे माहौल बन गया एक अच्छा। फिर यहाँ पे आया तो देखा पीएससी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, हर साल एग्जाम हो रहा है प्रॉपर। मैंने कहा ये ठीक है, एक साल में एग्जाम हो जाता है, लेकिन पता नहीं था मेरे आने के बाद नजर लग जाएगी इसको तो 19 में सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये 19 का 23 में जाके हुआ है। तो सर ये पहला ही प्रयास था आपका? हाँ, जो तैयारी है वो कब से शुरुआत की थी आपने सर पीएससी की? पीएससी की बेसिकली मैं सितंबर में आया था, और नवंबर के आसपास मैंने शुरू की थी पीएससी की तैयारी 2018 में। 2018। हाँ, 2018 नवंबर से मैंने पहली बार एमपी की किताबें देखी थी। अच्छा। हाँ, उससे पहले मैंने एमपी का सिलेबस भी नहीं देखा था। ये पॉसिबल हुआ सर, क्योंकि यहाँ पे एक बात ये है कि आप इतने टाइम आपका फील्ड ही अलग था, वो आर्मी का था ना, पीएससी का कोई उसमें लेना देना है ना, सिलेबस का ना इधर। तो कैसे कवर किया इतने, मतलब कम समय में ही है, हालांकि वो रिजल्ट देरी हो गया, बाकी आपने प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की है, तो कहीं ना कहीं तो बड़ी उपलब्धि है ये हम सब के लिए, आपके लिए, क्योंकि इतना स्ट्रगल रहा है, उसके बाद भी यहाँ तक इन ऊंचाइयों तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो थोड़ा सा ये बताइए मुझे कि जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, ऐसा होता ना सर कि जैसे कोई एक अटेम्प्ट दे देता है, 2 अटेम्प्ट दे देता है, 3 अटेम्प्ट देता है, लोगों का होता नहीं है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। और आपके साथ में तो आपने बताया कई सारे स्ट्रगल हुए हैं, तो थोड़ा सा शेयर करिए मुझे। मेरा दिमाग एक डायरेक्शन में ही चलता है, बहुत सारे डायरेक्शन में नहीं चलता। अगर मैं 2 बार भी 2 जगह भी सोच रहा हूँ तो मैं उसमें विचलित हो जाता हूँ। तो मैं सीधा चलता हूँ कि मेरे को अगर ये करना है तो यही करना है। किसी ने मेरे को नहीं पता था सिलेबस में क्या है, क्या है, कैसे करना है, किसी कोचिंग में नहीं गया मैं, और मैंने जाके 1-2 यूट्यूब के वीडियो देखे, और एक वहीं ग्वालियर में सॉरी मेरे को ट्रेन में ही मिल गए थे एक लोग, उन्होंने बताया था घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है और आप घटना चक्र पढ़ लो। मैंने कहा ठीक, या वीडियो में देखा उसमें भी बोला कि घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है। तो मैंने घटना चक्र इतनी बार पढ़ ली कि मेरे को पेज नंबर तक याद हो गए थे सारी घटना चक्र के। मैंने वो बड़ी मोटी मोटी होती है, एमसीक्यू वाली? एमसीक्यूज वाली। हाँ, तो धीरे धीरे उस जब वो घटना चक्र अच्छे से रट डाली तो प्री में वहां पे गया तो प्री निकल गया वो। अब ऑप्शन खड़ा था कि अब भाई मेंस है, मेंस का एम ही नहीं आता तुम्हें तो बोलो अब क्या करोगे। हाँ, लेकिन वो फेज ये आया कोरोना वाला उस टाइम पे, तो कोरोना जैसी महामारी दोबारा ना आए लेकिन वो मेरे को फल गई। हाँ, तो आपने मतलब उस टाइम अपना जो स्टडी है या उसका यूटिलाइज चलता रहा, पढ़ते रहे आप?
मतलब हाँ। छोड़ा नहीं आपने। हाँ, फिर टेलीग्राम वगैरह की मदद से कहीं किसी के नोट्स मिल गए कैसे देखा। फिर एक भोपाल से टीचर थे राकेश नागर सर, उनने अच्छा पढ़ाया वहाँ पे, ऑनलाइन उन्होंने फ्री शुरू कर दिया। अच्छा। उन्होंने फ्री शुरू किया तो मैंने कहा ठीक है, फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग में पैसे नहीं देना है मेरे को। मेरे दिमाग में शुरू से यही था कि कोचिंग वालों को पैसे नहीं देने। तो उन्होंने बोला कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो फ्री पढ़ाया। फिर उन्होंने टेस्ट लिया कि जो टेस्ट में पास हो जाएगा उसको अगला सब्जेक्ट भी मैं फ्री पढ़ाऊँ। फ्री पढ़ाते भी थे, प्लस आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज, मतलब सब कुछ वो करवा रहा था बंदा, वो भी फ्री में। तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट उनको है, मेंस पूरा उन्होंने तैयार करवाया। तो कितने टाइम में आपने तैयार कर लिया था मेंस? मेंस तकरीबन मेरे को लग रहा है 6 से 7 महीने लग गए थे। 7 महीने में? हाँ, 6-7 महीने में अच्छा हो गया था अपना। कैसे किया सर? क्योंकि लोग को तो ऐसा सालों लग जाते हैं तैयार करने में, बोलते हैं कि यार 1 से 2 साल तो आपको देना ही पड़ता है जब जाके, और आपने 6 से 7 महीने में क्या रणनीति थी? कुछ थोड़ा अगर बताना चाहें। एक ये होता है कि आप 20 चीजों पे भाग रहे होते हैं। आपने घटना चक्र, जैसे मैंने बोला वन डायरेक्शन चलता है, ओके। तो मेरे पास जो नोट्स है जितना भी है वो पर्याप्त है। मेरा दिमाग यही कहता है कि बस जो है वही है। मैं ये भी बुक पढ़ लो, वो भी बुक पढ़ लो, तो वो 20 नहीं पढ़ पाता मैं। एक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और उसका हर चीज निचोड़ लो आप। और ऐसे ही जो टीचर था उस पर मैंने पूरा भरोसा किया। उन्होंने कहा कि आपको आंसर राइटिंग करनी है, इतने तो रोज लिख के देने, वो डेली लिखवा रहे थे। धीरे धीरे मेरी हालत ये थी कि पहले दिन जब मैंने केस स्टडी पढ़ी थी तो मैंने केवल एक लाइन में केस स्टडी खत्म कर दी थी। जब दोबारा मैंने केस स्टडी लिखी तो उन्होंने फीडबैक दिया वो सारा, और धीरे धीरे वो हालत हो गई। सर के जो 250-300 स्टूडेंट थे, मेरा टॉप 25 में मैं आने लग गया था। फिर धीरे 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 मेरा टॉप की केस स्टडी, टॉप के निबंध ये होने लग गए थे धीरे धीरे करके। तो आपको उम्मीद थी सर कि आपका सिलेक्शन जो है प्री में हो गया, फिर मेंस में भी हो गया, फिर इंटरव्यू भी हो गया, तो आपको उम्मीद थी कि प्रथम प्रयास में मुझे कहीं ना कहीं मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा लग रहा था आपको पहले से? मेरे को तो पूरा लग रहा था, सच बताऊं तो। पद क्या मिलेगा ये नहीं पता था, क्योंकि पेपर बहुत शानदार गए थे। मेरे को पेपर 1 का पार्ट 1 यानी हिस्ट्री वाला पेपर जरूर लगा था कि हाँ कहीं इसके कुछ क्वेश्चन मेरे से छूट गए। लेकिन जब फाइनल जब मैं आया तो मैंने पता किया, बाहर निकला तो पहले तो थोड़ा डिप्रेस था कि यार 4-5 क्वेश्चन मेरे छूट गए इसके 5 नंबर 3 नंबर वाले, तो अब कहीं लटक ना जाए। लेकिन जब देखा, बाहर आके लोगों से बात की तो पता चला सबके छूटे हुए। अच्छा। तो मैंने फिर ठीक है, फिर थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा, चलो। हाँ ये काम हो जाएगा। ये जो जर्नी है उससे रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपकी लाइफ का जो होता है ना सर, एक नॉर्मल लाइफ होती है, एक स्ट्रगल होता है स्टूडेंट की लाइफ में, तो आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल तो रहा है? अच्छे पल तो आज के ही है। बुरे पल वो होते हैं जब आपके घर में कोई प्रोग्राम है, आप जा नहीं पा रहे, आपको केवल उसी में लगा रहना है, और रिश्तेदार हैं वो बुरा मानना है और आपको भी बुरा लग रहा है कि हाँ आप जा नहीं पा रहे। मेरे तो जैसे घर का हेड ऑफ द फैमिली, और क्योंकि बड़े बच्चे भी हैं मेरे, और छोटे बच्चे नहीं बड़े बच्चे हैं मेरे। हाँ, तो अब बच्चों का उनके प्रोग्राम है, उनका किसी का बर्थडे है, नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आती है और बुरा लगता है कि हाँ नहीं ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये तो आता ही रहता है कि, लेकिन ये है कि त्याग, अल्टीमेट वो त्याग नहीं करोगे तो चीजें कैसे होंगी। घर जाना रहता था जब आपका आर्मी में जॉब नहीं लगा था, तो उस टाइम ऐसा होता था कि पड़ोसी होते हैं गांव वाले या कहीं वाले, थोड़ा सा वो टॉर्चर रहते हैं, जैसे हम लोग ही या फिर जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, वो कभी कभी जैसे सिलेक्शन नहीं होता है या तैयारी कर रहे हैं, तैयारी फेस में होते हैं, यार वो घर जाते हैं तो थोड़ा सा एक शर्मिंदगी महसूस होती है। पूछते हैं लोग, भाई क्या कर रहा है, काय की तैयारी चल रही है, कितना समय और लगेगा? तो आपके सामने ऐसे होते थे, कुछ सहाने मिलते थे, ऐसा कुछ होता था नॉर्मल लाइफ की, यार कितना समय हो गया है, कब जॉब करोगे, शादी भी करना है, ये करना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, ऐसी चीजें भी होती थी आपके साथ में? कुछ चीजें तो नहीं होती थी क्योंकि मेरी शादी जैसे पहले से हो रखी है, और लेकिन हाँ ये वाला प्रेशर, समाज ऐसा है वो प्रेशर आपको क्रिएट कर ही देता है
मतलब लड़कों के लिए बड़ी समस्या है, मेरे से ज्यादा बड़ी समस्या है उनके लिए कि भाई 29-30 साल के हो गए, तुम्हारी कब शादी करेंगे, हम क्या करेंगे, और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, और लगातार एग्जाम फंसे पड़े हैं। बच्चों को भी पता है उनको कि हाँ ये हो जाएगा मेरा, लेकिन कब तक होगा ये नहीं पता है। तो वो और बोलने वाले तो मेरे को भी बोल देते, अरे फलाना वो रिटायर आया, वो तो वहां पे हो गया, वो फलाने पुलिस की भर्ती में हो गया, वो बैंक गार्ड में हो गया, या तुम क्या कर रहे हो। लगता था यार उस कहीं और इतनी बड़ी के चक्कर में पड़े हो, कहीं नहीं मिली, ये भी छूट जाएंगी, और तुमने फौज छोड़ क्यों दी। अच्छा। क्यों छोड़ दी, बोले यार ऐसी फौज की नौकरी कौन छोड़ता है। हाँ मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हो गई गलती। वो इस तरीका यही है कि चुपचाप उनसे निकाल लो, हाँ ठीक है आपकी बात सही है, मैं देखता हूँ, उनकी संतुष्टि दे दी, हाँ ठीक है, तो वो खुश हैं। अगर तुम उनको डिफेंड करने के चक्कर में मत रहो, मेरे तो ये है डिफेंड मत करो, उनको संतुष्टि दे दो, हाँ आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आपकी, तो बस वो शांत हो जाएंगे। उनको बस ये चाहिए कि हाँ मैं, और ये क्वेश्चन वो करेगा जिसने कुछ नहीं किया होगा, जो कुछ कर रहा होगा ना वो कभी नहीं करेगा आपसे, वो बोलेगा हाँ, वो आपको वही बोलेगा कि हाँ ठीक है यार तू अच्छा कर रहा है, लगा रहना। वो उन चीजों को समझ सकता वो है। समझता है, वो जिसने कुछ अचीव किया होगा, जो चारपाई तोड़ रहा होगा ना घर पे गांव में वो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन करेगा। तो क्वेश्चन चलते रहते हैं, और वो जरूरी, मैं वो बोलता हूँ कि वही आदमी सबसे ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है आपको कि कुछ करके दिखाना है। उसको आप नेगेटिव में ना ले, नेगेटिव में पॉजिटिव में ले लीजिए, पॉजिटिव में लाए। और एक चीज आपने पहले पूछी थी कि क्या आपकी सक्सेस ऐसे इतनी जल्दी आप कैसे हो गए, तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, मेरे पास टाइम का मैनेजमेंट का बहुत शानदार तरीका है। मैं एक एक मिनट का अपना टाइम लिखता हूँ। अच्छा। हाँ मैं अगर मेरे पास रजिस्टर है प्रॉपर, बताइए ना सर फिर। एक सेकंड मैं दिखा पाऊँ। मेरे पास ये रजिस्टर है कि मैं किस दिन क्या पढ़ूंगा। मैं अगर 2024 के, मेरा दिसंबर तक का टारगेट है, 2024 के दिसंबर में मेरे को क्या पढ़ना है, 31 दिसंबर तक मेरे पास पता है। मैं अपने सिलेबस को एक महीने में मेंस का रिवाइज कर सकता हूँ। अच्छा सर, ये क्या लिख रखा है, जैसे आपने 20 जून लिखा है, 20 जून 2023, और क्या लिखा है, मध्य प्रदेश खनिज एवं ऊर्जा संसाधन उद्योग और जनजाति है। हाँ, ये आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है मेरे को, ये मेरे को उस दिन रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ ये ऐसे, और ये भी पूरा साइंटिफिक वे में बनाया गया है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख दिया गया है। मतलब बहुत सारे लोगों, कई लोगों की रिसर्च है, उसको मैंने अपना अप्लाई किया। रिसर्च ये जैसे आप लोग देखते ही होंगे कि 3 दिन बाद एक पहला इमीडिएट रिवीजन होना चाहिए, दूसरा रिवीजन तीसरे दिन होना चाहिए, तीसरा रिवीजन आपका 7 दिन या 15 दिन में, और चौथा रिवीजन आपका 1 मंथ में, फिर हर महीने रिवीजन होना चाहिए आपका। उसी वे में मैंने कौन सा टॉपिक कब पढ़ा, उसके बाद कब रिवीजन होना चाहिए, उसी के हिसाब से पूरा कैलेंडर पहले रजिस्टर तैयार किया, और बस क्या। अब टाइम मैनेजमेंट, जैसे अब मैंने अपने हिसाब से, जैसे मैंने सुबह अगर मैं 8 बजे खड़ा हुआ, हाँ। तो 8:38 पे खड़ा हुआ, तो 9:30 तक, मतलब तकरीबन मैं 1 घंटा पढ़ा पेपर सेकंड का, 52 मिनट पढ़ा। उसके बाद मैंने कोचिंग नाश्ता वगैरह किया, तो कितना टाइम किया। अच्छा इससे सबसे अच्छा फायदा क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारा टाइम बर्बाद कहाँ हो रहा है। राइट सर। बर्बाद कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, तो अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआत में मैं लगता था कि मैं जब आया था तो मैंने कहा मैं काफी पढ़ रहा हूँ, मैं पूरे दिन ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा। जब मैंने ये लिखना शुरू किया, मेरे एक्टिव घंटे निकल के आए 4 से 5। मैंने कहा यार आपको इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, लड़के जो रोज पढ़ रहे हैं वहां उनसे कम्पिटिट करना है, आपने 20 साल से एक अक्षर नहीं देखा है, पढ़ा नहीं है कभी, कैसे करोगे। उनसे कम्पिटिट करना है जो रोज पढ़ रहे हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने फिर ये लिखना शुरू किया, धीरे धीरे वो काटता गया। मेरे एक्टिव घंटे 12 तक निकलने लगे, 12 से 13 घंटे तक। एवरेज करेंगे मंथली तो वो 9 से 10 घंटे तक एवरेज मंथली हो जाते थे। किसी दिन कुछ काम पड़ गया तो नहीं हो पाया, तो इस तरीके से। तो और उसमें मैं तो प्रॉपर ब्रेक के टाइम काट देता था कि इतना, अगर मैंने 2 मिनट भी फोन किया है ना, 2 मिनट माइनस होगा रेड पेन से, रेड और ब्लू का। तो सर ये जो टाइम टेबल है आपका डेली नया बनता था या फिर यही फॉलो होता था डेली का, ऐसा कुछ? डेली का मतलब अलार्म लगी है कि इतने बजे मैं खड़ा हुआ,
ठीक है। जो और जैसे अभी मैं ग्वालियर में पढ़ता था, तो वहाँ का टाइमिंग ये था कि मैं सुबह 4 बजे खड़ा हो रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लाइफ अलग है, हॉस्टल वाली लाइफ है, तो यहाँ पे लेट खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि नाइट तक, रात तक सारी चीजें चलती रहती हैं। तो 4 बजे खड़े हुए तो सुबह सुबह का थोड़ा सा अच्छा बैकअप बनता है, वहाँ पे कर लिया। और फिर टाइम तो टेबल मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी बताऊं तो, क्योंकि पढ़ना ही है और क्या करना है, उसके अलावा तो कोई कुछ करना नहीं है। जो बीच में इमरजेंसी काम आए उसको माइनस किया, प्लस किया, बस ये चलता रहता है। बिल्कुल सर, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो जैसे जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके सामने ऐसा होता है कि वो टाइम टेबल तो बना लेते हैं, दीवार पे छाप भी दिया, ठीक है, वो दो कभी का फॉलो दिन नहीं देखते होता। हैं, वो फॉलो नहीं होता है। नहीं, मेरे से तो भी नहीं इसको होता। फिर कैसे आप follow नहीं सर, करते हैं? मेरे से भी नहीं होता वो फॉलो कि उस हिसाब से टाइम से चलूं। मैं क्या करता हूँ कि मैंने तो पता है कि मेरे को 7 बजे अगर खड़ा होना है तो 7 बजे खड़ा हो गया। अब मेरे को और कुछ करना ही नहीं है, तो टाइम टेबल काहे का बनाऊं मैं? मेरे को तो केवल पढ़ाई करनी है ना। अगर मैं 1 घंटा हो पढ़ लिया तो 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर बैठ जाओ। अब मेरे को जब भूख लगी, मतलब अगर जब घर में पढ़ रहा हूँ, तो जब भूख लगी तब घर से घर वालों को बोल दिया तो उन्होंने खाना दे दिया, आपने खाना खा लिया, फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अगर मतलब एग्जाम निकालना है तो बाकी चीजें भूल जाओ। अगर मोबाइल का टाइम है, मतलब आपको मोबाइल का किसी का कॉल आ गया तो कॉल कर लो, नहीं तो मैं कॉल करता ही नहीं था किसी को। मेरी तरफ से कॉल नहीं गई कई महीनों तक किसी अच्छा। को। तो ठीक ऐसा है। होता था सर कि कोई नाराज हो जाता था, मतलब घर वाले या फिर फैमिली वाले, कि यार ये तो अब फोन ही लगाते, भूल गए हमको, पहले तो लगा लेते लेकिन अब तो पता नहीं कहाँ है, अपने में लगे, ऐसा कुछ भी होता रहता है? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में होता है, एक एस्पिरेंट की लाइफ में बता रहा हूँ कि आज हम लोग भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले फोन लगाते थे ना, अभी कुछ बन गए या फिर हो गया है तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये तो बदल गया है, अब फोन ही लगाता, बात ही नहीं करता। तो ये हाँ, ये बात सही है आपकी। और ये बड़ा फायदे की बात है कि आप फोन ना लगाओ और कोई आपको याद ना करे, मतलब वो आपसे रूठ गया, तो ये आपका फायदा हुआ ना। अब आपसे वो फोन नहीं लगाएगा, आपका टाइम नहीं खाएगा। सही है सर। और जो आपको रियल में चाहता है कि हाँ ये बंदा बने, तो वो आप फोन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, 4 महीने बाद लगाओ, 5 महीने बाद लगाओ, वो अपनी तरफ से लगा लेगा। मेरे ऐसे दोस्त हैं, वो बोलते थे, अरे हाँ तेरे पास 2 मिनट का टाइम है क्या? मैंने, क्या है यार, ये थोड़ा सा बता दे जल्दी से, मतलब अपने फील्ड का। और वो अपने फील्ड का बोले, यार ये समझना है तो तुम, और नहीं हो तो मैं नहीं करूंगा। 2-2 महीने तक वो फोन फोन नहीं कर रहा है अपने आप। और जो फालतू का कचरा था, जो दोस्त के नाम पे मतलब केवल इमोशनल टॉर्चर करने वाले होते हैं, वो साफ हो गए, तो उल्टा फायदा होता है उसे। और आज जब सिलेक्शन हुआ है तो तीसरा दिन है आज, राइट सर। और मैं, वो जो पूरा कचरा था वो पूरा आ गया। कोई नहीं छोड़ के जाता जब सिलेक्ट, वो जो मतलबी दोस्त है ना, सही या मतलबी रिश्तेदार है, जो भी है, तो वो तो उनको तो पता चल गया कि पहले मतलब खत्म हुआ था, अब फिर मतलब आ गया तो फिर आ जाएंगे। तो और फायदा है उल्टा। आपको जा रहा है तो जाने दो, कोई जा रहा है तो कोई आएगा, बस। अब घर वगैरह गए थे सर जब रिजल्ट आया उसके बाद, या फिर अभी घर नहीं गया? अभी तक तो नहीं पहुंच पाया। अच्छा, फिर भी क्या घर वालों को कैसा क्या लग रहा, मतलब अगर कुछ किसी ने बताया होगा, आपको बोला होगा कि अपने रिजल्ट पता चला होगा, मतलब उस दिन क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया, आप क्या कर रहे थे उस टाइम? मैं तो यहीं पे था, और हाँ यहाँ पे था, और जैसे रिजल्ट आया तो अभी हॉस्टल में ही हुआ, फिर इससे अंकित वगैरह, ये मतलब नीचे लड़के रहते हैं, वो लोग आ गए और बोला भैया, मतलब कंग्रेचुलेसन वगैरह दिया। अच्छा, आपको पता नहीं था, उन्होंने देख लिया था पहले रिजल्ट? हाँ, उन्होंने देख लिया तो वो आ गए थे। अच्छा। आए, और मैंने कहा ठीक है। अब मेरे घर में बहुत ज्यादा एक्साइट कोई नहीं हुआ था, कारण उनको पता था कि इसका होगा। अच्छा। उनको इतना ज्यादा विश्वास था कि इसका होगा ही, वो ठीक है बोला, हाँ आ गया, बोला हाँ वो तो होना ही था। मतलब उनको पता था कि यार जो अपने खाना पीना सब भूल के, मतलब 19 में ये हालत हो गई थी मेरी। एक चलती फिरती क्या, दौड़ती हुई जिंदगी को मैंने बिल्कुल थाम दिया, तो उसकी वजह से मेरा पेट में अल्सर की नौबत आ गई थी। आईबीएस तो कंफर्म हो गया था कि आईबीएस है तुम्हें, और तुम्हें परमानेंट गोलियों के सहारे ही चलना पड़ेगा, आपको दवाई खाओगे तो ही चल पाओगे। और एक काम मैं और करता हूँ, आपके व्यूअर के लिए अच्छा रहेगा। जी। ये ग्राफ देख रहे हैं आप, जी सर। मेरा फोकस रहता है केवल और केवल क्वालिटी, टाइम बढ़ा के, टाइम भी बढ़े और क्वालिटी भी बढ़े, दोनों चीज, मतलब आपके स्टडी आवर्स भी बढ़े और क्वालिटी भी बढ़े। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए बढ़िया मेडिटेशन है,
और आवर्स बढ़ाने के लिए आप टाइम को लिखना शुरू करो। दोनों चीज करोगे, मेरे को नहीं लगता कोई सा एग्जाम रुकेगा, पीएससी तो यूपीएससी भी। क्या लगता है आपको, एक एवरेज स्टूडेंट जो रहता है और एक ब्रिलियंट रहता है, क्या एवरेज ब्रिलियंट की बराबरी कर सकता है? मतलब मैं यहाँ पे मतलब इसकी कंपेयर में इधर कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज में, क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी सिलेक्शन ले सकता है? मैं तो कमजोर था, एवरेज भी नहीं था। अच्छा। हाँ, क्यों? आप जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं 10th में मेरी सप्लीमेंट्री है और 54% है, मैं बिल्कुल कैमरे के आगे बोल सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और 12th में मैं पहली बार फेल हो गया था। अच्छा। पापा इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने अगली बार के लिए मैंने स्ट्रीम चेंज किया तो मेरे को किताबें भी नहीं दिलवाई। बोला कि जाओ, मैं नहीं, मैं मेरे को अगर तुम अगर बायो से नहीं कर सकते तो मैं एग्रीकल्चर से तुम्हें करने भी नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद शांत हुए। तो बहुत चीजें हैं कि आप किस फेज पे क्या ठान लोगे, वो ठानने के ऊपर है। ब्रिलियंट अगर स्कैटर्ड है, इधर उधर घूम रहा है दिमाग, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये आ गया वो आ गया, बाकी चीजें हैं जैसे यहाँ पे बोलाराम पे बहकने के लिए बहुत कुछ है, उनमें घूम रहे हैं, तो ब्रिलियंट वो अपना दिमाग वहां लगा रहे हैं। तो अगर जो मेरे जैसा एवरेज है अपना इस जगह पे लगाएगा हो जाएगा। जैसे आपने सर भोलाराम का बोला, तो कहीं सारों को अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इस चीज से कैसे छुटकारा पाए? मतलब जैसे कहीं देखा तो कहीं माहौल मतलब चकाचौंधी भोलाराम की कहीं पर भी हो, तो इससे छुटकारा तो अगर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या करने की आवश्यकता है? इन चीजों से अगर छुटकारा पाना है आपको तो? जब भी ऐसा लगे कि मैं बहुत ज्यादा बहक रहा हूँ, अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लें और ये सोचें कि उनको कब कैसा लगेगा जब आप यहाँ से फेल होके जाओगे। मेरे दिमाग में तो यही आता है। मेरे पास ये ज्यादा प्रेशर नहीं था, सच है। आप लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं तो पहले से एक जॉब कर चुका हूँ, दूसरा मेरा एडीओ वाला भी सिलेक्शन हुआ था, उसमें भी मैं एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी में फर्स्ट रैंक करूँ। जब भी, और मैंने ज्यादा एग्जाम दिए भी नहीं, जिसमें एग्जाम को देता हूँ मेरा हो भी जाता है। तो वो उसमें भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है ना छोटी छोटी, डिस्ट्रैक्शन होता है और हार्मोनल चेंज होते हैं, तो वो थोड़ी सी डिमांड भी होती है बॉडी की, तो थोड़ी सी उसको रोक के रखें और सोचें कि इससे कहीं ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको जो भी है जी। आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो आपके पास में लाइन होगी, चूज आपको करना होगा। यहाँ पे आप चूज नहीं कर रहे, कोई आपको चूज कर रहा है कि हाँ ठीक है, जो ठीक है इससे काम चल जाएगा। ठीक। हर एक स्टोरी के पीछे, हर एक संघर्ष के पीछे खुद का हाथ तो होता ही है, बट उसके अलावा भी कई सारे लोगों का हाथ होता है। सफलता होती है कहीं ना कहीं उनका भी श्रेय होता है हर किसी एस्पिरेंट की लाइफ में, हर किसी व्यक्ति की लाइफ में। तो आपकी लाइफ में ऐसे कुछ शेयर करना चाहेंगे कि किन लोगों की वजह से आज आप यहाँ हैं या फिर आपका सिलेक्शन हुआ है, किनको देना चाहेंगे इस सफलता का श्रेय आपको? इसके लिए तो सर बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे मम्मी पापा हैं, मेरे राकेश सर हैं, उसके अलावा मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, भाई, कुछ अच्छे दोस्त, जैसे और न जाने कितने लोग हैं जो छोटी छोटी मदद कर रहे होते हैं आपको, और आपको कोशिश कर रहे होते हैं कि आप वहां तक पहुंचे। तो बहुत लंबी लिस्ट है जिनमें मेरे साथ के फौज के दोस्त हैं बहुत सारे, जिनने, उसके अलावा फौज के कई ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरी इंटरव्यू में बड़ी मदद की। वहां से मैंने पूछा सर ये कैसे होगा, उन्होंने कहा ठीक है ऐसे कर लो ऐसे। तो बहुत लोग हैं, मतलब मैं लिस्ट बनाने बैठूं तो किस किस, मतलब शायद मैं उनका आभार कर भी नहीं पाऊँ, इतनी मदद की मेरी उन लोगों ने। तो कभी सर ऐसा फेस आया आपकी लाइफ में हम्म। कि यार अब नहीं होगा मुझसे, जो कि हर एक एस्पिरेंट के साथ में होता है अगर जो लंबे समय से लगा रहता है? कई बार ऐसा, जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो कई बार जैसे एक मैम है जो 2020 वाले रिजल्ट में नेहा गंगारे मैम है, वो बताते थे मुझे कि हो सकता है काफी सारे एस्पिरेंट ने देखी होगी उनकी स्टोरी, वो बताते कि मैं बचपन से पढ़ने में अच्छी थी, ब्रिलियंट थी, है ना, बट मेरा 7वें अटेम्प्ट में जाके सिलेक्शन हुआ। मेरा प्री भी नहीं निकलता था, मेंस भी नहीं निकलता था, 7वें अटेम्प्ट में जाके हुआ है। तो कई बार इतना स्ट्रगल करके, इतना पेशेंस रख के रुकना और फिर सिलेक्शन लेना, क्योंकि कई सारों के साथ में यही दिक्कत है कि इतने टाइम तक रुकना
और सिलेक्शन आना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को रोकना, फैमिली, जैसा कि आपने मेंशन किया था कि खास करके सबसे ज्यादा फैमिली प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। ये जो क्वेश्चन है ना कि कभी आपको लगा कि अब नहीं होगा, ये हर तीसरे दिन आ जाता है, मेरे पास भी आ जाता है कि शायद अब नहीं होगा, बहुत मेहनत हो गई, अब शायद तुम बने ही नहीं हो इसके लिए, रोज खड़ा हो जाता है। और आज भी अब जैसे आप तहसीलदार सेलेक्ट हो गया, उसके बाद अब सोच रहे हैं आगे डीसी के लिए, तो कब जब मेहनत लगती है तो लगता है नहीं होगा, लेकिन ये किसी से बोलना नहीं है, मेरे को जो लगता है अगर आपने बोल दिया तो आपका पक्का हो जाएगा कि मैंने किसी को बोल दिया और वो उसने भी सोच लिया, तो मैंने लगता है कि नहीं होगा, नहीं, फिर मैं उसको खुद को ही बोलता हूँ क्यों नहीं होगा। आपके जब भी दिमाग में आए कि नहीं होगा तो उस खुद से ही क्वेश्चन करो कि क्यों नहीं होगा, क्या 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 नहीं हुआ है। छोटी छोटी उपलब्धियां बहुत होती हैं जिंदगी की, और जो भी इस फील्ड में आता है वो ज्यादातर टॉपर ही होते हैं अपने एरिया के, कोई 80-90% से नीचे नहीं आता, मेरे जैसे को छोड़ के। तो उन्हें बहुत कुछ अचीव करके आए हैं, जब वो कर सकते हैं तो ये उतना बड़ा काम नहीं है कि नहीं होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ये किसी के भी जिंदगी में नहीं हो, जो भी टॉपर होंगे उनसे भी पूछोगे, हर किसी को लगता है कि शायद नहीं होगा, बहुत थक गया, अब तो कह दूंगे घर वालों से कि अब नहीं होगा, अब नहीं मेरे से होता है, लेकिन अगले पल रोक लेना है, बार बार, मतलब जितना आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब कुछ अच्छे कोटेशंस अपने पास, अपने मन में अपने बना के रखो। आपका कुछ था क्या सर? हाँ, बस मेरा कोटेशन नहीं थे, मेरे बस चित्र थे, जो पापा के चित्र आते थे मेरे को मेरे आंखों में, कि बस उनको लगता है कि बस मेरा नाम होना चाहिए, मैं उसका लड़का हूँ, मैं उसका बाप हूँ। हाँ, तो बस उनको लगता था, तो मेरे को बस यही लगता है कि पापा को बस मिल जाए कि हाँ, अब मेरे पापा मतलब खुशी से झूम रहे हैं इस टाइम पे गाँव में, कि हाँ, कि हर किसी को बता रहा है, तो अब मैं तहसीलदार का लड़का हूँ बापू। बिल्कुल सर। सर जैसे कि मैं एस्पिरेंट जो भी देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, अभी रिजल्ट 3 दिन हुए हैं, लेकिन कई सारे लोगों का जो डिजर्व करते थे, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिनका हुआ वो डिजर्व नहीं करते थे, वो भी करते हैं, देन जिनका नहीं हुआ वो लोग भी डिजर्व करते थे। मेरे पास कई सारे मेरे से दोस्त लोग या फ्रेंड लोग जो फ्रेंड सर्कल में हैं, जब बात हुई ना तब बता रहे, चाहे कोई गर्ल्स में बॉयज में हो, उनके पापा वगैरह, मतलब वो लड़कियां हो लड़के हो, मतलब कोई रो रहा है, मतलब सुना, मतलब मैंने खुद ने बात करी है, मतलब उनको इतना दुख हो रहा है ना कि यार हमने इतनी मेहनत की कि शायद ही जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने भी की, पर कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा हमने भी करी है, उनके बराबर हमने भी करी है, और हमारा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी आज वो, मतलब ऐसा हो रहा है कि सर उठा नहीं पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने आप को इतना, एक आपका जैसा रूम दिख रहा है ना सर, ये छोटे से रूम में वो लोग अपने आप को कैद करके रखे हुए हैं। फिलहाल में अभी 2-3 दिन हुए हैं, बट उनको ये अंदर से जा ही नहीं रहा है कि हमारा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, जबकि हमने अपना 100% दिया था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो आपकी तरफ से उनको वो गिव अप ना करें और लगातार बने रहें, आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? इसके लिए एमपीपीएससी की वेबसाइट पे एक बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा है कि जो असफलता होती है ना, ट्रैफिक लाइट की तरह होती है, तो ये कब ग्रीन हो जाएगी पता नहीं है, आप तो बस थोड़ा वेट करो। तो जब भी आपको लगे कि हाँ शायद मेरे अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप मेंस तक पहुंचे हो, आप बहुत अच्छे कंटेस्टेंट थे, और 19 वालों के साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ है। अब राइट सर, अब उसके लिए सारी चीजें कैमरे पे बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, और उनके साथ तो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उनके दर्द को हम समझ भी नहीं सकते। तो जो 19 वालों के थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं, तो वो बहुत हमें ही कष्ट देता है, उनको तो कितना कष्ट होगा वो समझ भारी है। तो लगे रहें, कभी भी लाइट ग्रीन हो सकती है, बस मैं तो यही उनको बोलना चाहूँगा। मेरी कोशिश, आपको लगा होगा कि मैंने ज्यादातर चीजें, मतलब ना तो सिलेबस पे बात करी है, ना मेंस पे चर्चा करी कि कैसे करी है मैंने, पर इतनी नहीं हो पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डले हैं। मैंने यही कोशिश यही थी सर मेरी कि इस इंटरव्यू में इस ऐसे आपका जो स्ट्रगल रहा है, बहुत
ज़्यादा ही स्ट्रगल कह सकता हूँ, क्योंकि इस एज में आपने स्ट्रगल लिया है। मैं एज का याद आया मुझे कि सर थोड़ा सा आप आपकी एज बता दीजिए मुझे कि आपकी अब रिसेंट अभी एज क्या है, देन आपका थोड़ा ग्रेजुएशन वगैरह कब हुआ था? मेरी अभी 38 एज है। 38 एज है आपकी। हाँ, और मैं 2000 में मैंने 10th हो गई थी मेरी। ज़्यादातर बच्चे उसी टाइम पे पैदा हुए होंगे पहले या उसके बाद के होंगे। और उसके बाद मैंने 12th 2003 में की थी। 2003। मतलब शुरू तो 2 में भी की थी, जैसे मैंने बताया, एक बार लग गया था तो 3 में जाके हो पाई। और ग्रेजुएशन तो मैंने फौज में जाने के बाद की थी, तो 13 में की थी मैंने ग्रेजुएशन जाके। तो वो उसमें टाइम थोड़ा सा पीछे का था। एंड करना चाहूँगा, काफ़ी सारी चर्चा हो गई है आपकी तरफ से कुछ चीज़ें जो जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनको मोटिवेट रखें, अपने आप को गिव अप ना करें। कुछ कोटेशन आप बोलना चाहिए, आप किस टाइप से मोटिवेट होते थे, तो कुछ अगर शेयर करना चाहें। मोटिवेशन तो मतलब 1-2 दिन टिकता है अगर किसी दूसरे का हो, अंदर से आना चाहिए। आप अपनी चीजें, आप क्यों आना मतलब जो पहले दिन आप यहाँ पे आए थे, या आप कहीं पे भी बैठे हो पढ़ने के लिए, जो पहले दिन आपने डिसाइड किया था कि मेरे को क्यों जाना है, तो आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। और वो क्लियर है तो वही मोटिवेट करता रहेगा आपको। तो उस क्यों को जिंदा रखें मेरी तरफ से। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना जो कीमती समय है, और मैं सर को अभी बताना चाहूँगा कि सर का जो 2022 वाला मेंस भी है ना सर, जी, तो सर का प्रिपरेशन भी चल रहा है। तो फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर एक इंटरव्यू हो जाए जो भी एस्पिरेंट, क्योंकि इतनी एज में 38 की एज में यहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप लोग, बहुत सारा ऐसा होता है कि यार एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में हार मान लेते हैं, लेकिन सर ने तो इतने टाइम बाद हासिल किए, तो कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस मेरा यही उद्देश्य है हर एपिसोड के माध्यम से कि आपके लिए कुछ न कुछ नया हर एपिसोड में लाके आपको बताऊं कि आपकी लाइफ पीएससी तक सीमित नहीं है, या फिर आपका रिजल्ट मतलब जो आप चाहते हैं वो ना आए वहां तक भी नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको पता ही है हमारे सामने सर बैठे हैं कि किस टाइप से इन्होंने मेहनत की और यहाँ तक पहुंचे हैं। आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ सकते हैं। मैं सर की, अगर आप बोलेंगे तो मैं सर की जो कॉपियां हैं मेंस वगैरह की, वो किस टाइप से आंसर राइटिंग करते थे वो शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। और मेंशन करना चाहूंगा कि आप नेक्स्ट टॉपर किनको देखना चाहते हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।